वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपको बेसिकली बीकॉम के सेम 1 और बीबीए के जो नया एनआईसीटी लगा हुआ है, जो सिलेबस नया आया है, उसके अंदर सेम 1 के अंदर बिजनेस बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिक के अंदर देखने को मिलेगा। और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपको बीकॉम के सेम 1 के अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के अंदर यूनिट नंबर 3 के अंदर देखने को मिलेगा। तो आज हम उसकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। इसके हर लेक्चर्स अलग अलग होंगे, जैसे कि अभी आज के लेक्चर में हम मीन के बारे में जानेंगे, उनकी शॉर्टकट मेथड क्या होती है, उसकी डायरेक्ट मेथड कौन सी होती है, ये सब कुछ। एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसका एडवांस जाएगा। ऐसे टोटल 10 से 15 लेक्चर होंगे, जिसके अंदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्जन ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है। मेन मोटिव ये वीडियोस बनाने का यही है कि भाई अगर कोई लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाता है और उसको अगर सच में समझना है कि रियल स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, तो उनके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस तरह से वीडियोस बना के उनको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ले लेते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है। बेसिकली अगर एग्जांपल के द्वारा समझाना हो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो शब्द को ही समझिए। बोला गया है हमें मेजर करना है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या? सेंटर के अंदर जो वैल्यूज होती हैं, जो बाकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है, उसको मेजर करने के लिए ये सेंट्रल टेंडेंसीज हम यूज करते हैं। बेसिकली नॉर्मली जितनी भी सेंट्रल टेंडेंसीज हम देखते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा नाम अगर आया हो तो वो आपने सुना ही होगा। जैसे कि हमारा मीन होता है, दूसरा मीडियन, मोड, और फिर उसके अंदर फिर डिस्पर्जन्स भी आते हैं, जैसे कि कोटाइल डेविएशंस, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। ये सब कुछ एक मेजरमेंट्स होते हैं कि भाई किसी पर्टिकुलर अमाउंट जो सेंटर में ज्यादा वैल्यूज ऑब्जर्व कर रही हो, उसको हम किस तरह से फिगर आउट करें। सिंपल भाषा में समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ट्राई किया है समझाने का। जैसे कि सपोज कि किसी कंपनी के पास मास डेटा है कि भाई मतलब डिस्क्रिप्टिव भी है, कंटिन्यूअस भी है। अब उसको अपने बॉस को रिप्रेजेंट करना है कि भाई किस तरह से मेरी कंपनी क्या किस तरह से लॉस या प्रॉफिट कमा रही है, इसको शॉर्ट में समझाना है। तो क्या करता है, मास डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस की जगह पे अगर आप एनालिसिस भी बोलो, डेटा एनालिसिस आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स का, अगर एनालिसिस करता है और उसको शॉर्ट में रिप्रेजेंटेटिव करना, मतलब शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने की ट्राई करता है। शॉर्ट में अगर कोई मास डेटा को रिप्रेजेंट करना हो तो उसको सिंपली हम एवरेज बोल सकते हैं। एक एवरेज निकाल लेते हैं जिसमें हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज हैं सब कुछ वो एक्सेप्ट करता है और उन सभी का क्या करता है, एक एवरेज निकाल लेता है। ठीक है। वैसे एवरेज को ही हम मीन बोलते हैं, अगर आपको पता ना हो तो। और इन्हीं एवरेजों के द्वारा जो बनता है, यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, उन सारी सेंट्रल ऑब्जर्वेशंस को मेजर करने के लिए जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रल वैल्यू। और सेंट्रल वैल्यू ये है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। तो ये मेन होता है हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेन मेजरमेंट्स क्या है सेंट्रल टेंडेंसी के, उसके अंदर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मीन की। मीन हम सबने यूज किया ही होगा। बेसिकली आप सेम 1 के अंदर ही हैं सारे बीकॉम और बीबीए वाले स्टूडेंट्स, तो आपने बेसिकली बैचलर को मतलब सॉरी, आपका 11th और 12th तो कॉमर्स के अंदर ही हुआ होगा आई थिंक। अगर ना हुआ तो भी कोई बात नहीं। बट अगर आप 11th 12th स्टैंडर्ड के अंदर अगर आपके पास स्टैटिस्टिक हुआ इंग्लिश मीडियम या गुजराती मीडियम के अंदर, तो आपने उसके अंदर देखा ही होगा मीन, मीडियन और मोड आए थे, वो आपके सेंट्रल टेंडेंसीज ही थे। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे भी वो सेम ही रिपीटेशन है, बट थोड़ा एडवांस वर्जन में आप जानोगे कि भाई इसके अंदर डायरेक्ट मेथड्स भी होती हैं, शॉर्टकट मेथड्स भी होती हैं, कहीं ज्यादा ऐसे फन फैक्ट्स भी होते हैं कि भाई आप किस तरह से बहुत आसानी से इन सबको सोल्व कर पाओ। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मीन की। तो मीन होता क्या है बेसिकली, यूं समझ लो कि आपके पास बहुत सारा डेटा है और उसका एवरेज अगर आपको फाइंड करना है तो वो एवरेज होता है मीन। और अगर स्पेसिफिक बुक की अगर डेफिनेशन बात करें तो बुक की यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, द वैल्यू ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन
बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मीन, और उसको ऑलवेज कंपलसरी हम डिनोट करते हैं एक्स बार के जरिए, एक्स और ऊपर एक बार बनाई जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है एक्स बार। एक्स बार का बेसिकली ऑल ओवर फॉर्मूला जो अब तक आप यहाँ पे सीख के आए हो, समेशन एक्स डिवाइड बाय एन, इसको समेशन बोल सकते हो, ठीक है, समेशन, और दूसरा भी कोई नाम है मैं भूल रहा हूँ, बट इसको समेशन एक्स डिवाइड बाय एन बोलते हैं। समेशन मतलब जितनी भी वैल्यूज होंगे उसका क्या करना है आपको, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशन से आपके पास होंगी उन सभी का आपको क्या करना है, प्लस करना है। हमेशा समेशन लगा हुआ है मतलब सभी वैल्यूज का प्लस करना है। एन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपके पास टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि 10 है, 12 है, 15 है, जितनी भी। वैसे अगर बैचलर्स लेवल की बात करें तो मैक्सिमम आपको स्मॉल एन 10, 15, 20, मैक्सिमम तो 20 तक में एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी में पूछे जा सकते हैं, इससे ज्यादा तो मैंने देखे नहीं है, बट इससे ज्यादा नहीं होता है, मतलब स्मॉल सैंपल होते हैं और उसके कैलकुलेशन हमें करनी होती है। वैसे मीन को अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। बाय द वे फन फैक्ट के लिए बता देता हूँ कि मीन के दरअसल तीन टाइप्स हैं ओरिजिनली, एक होता है अरिथमेटिक मीन, दूसरा होता है हार्मोनिक मीन, और तीसरा होता है जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है, मैं आगे आपको समझाऊंगा किस तरह से क्या अलग अलग दोनों में क्या खासियत है। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन ही हमारा नॉर्मल मीन होता है जिसके अंदर हम एवरेज निकालते हैं। ठीक है, जो एवरेज निकालते हैं वो वाला मीन का अगर दूसरा नाम अगर कोई पूछ ले आपको तो उसका दूसरा नाम होता है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन हम बाद में समझेंगे, आपके बीकॉम के सिलेबस में तो है ही, बट बीसीए के सिलेबस में हार्मोनिक एंड जियोमेट्रिक मीन नहीं है। ठीक है, तो उनका अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये तो दोनों का कंबाइन ही चलेगा। और स्पेसिफिकली यूट्यूब के अंदर वहाँ पे टाइटल्स दिए ही होंगे कि इस लेक्चर के अंदर क्या क्या मैंने नोट्स रखा है। अब इसके आगे का देखते हैं, थोड़ी देर में मैं बोर्ड में लिख के वापस आता हूँ। ओके, तो अब बात करते हैं मीन की। तो मीन के अंदर आपने अगर बीकॉम में पढ़ रहे हो तो उसके पहले दो यूनिट्स अगर आपको पता हो तो वो पहले यूनिट डिस्क्रिप्टिव डेटा के बारे में है और दूसरा टेबुलेशन के बारे में है, टेबल किस तरह से बनाते हैं वो। थर्ड यूनिट में आप मीन, मीडियन, मोड वो सब फाइंड करना शुरू करते हो। तो उसके अंदर भी डेटास के अंदर दो टाइप्स आपने देखा होगा, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। अगर ना पता हो तो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ग्रुप डेटा होता क्या है। बेसिकली सबसे पहले अनग्रुप डेटा की बात करते हैं। मीन के अंदर अनग्रुप डेटा के फॉर्मूलाज हैं और मीन के अंदर ग्रुप डेटा हुआ तो किस तरह के फॉर्मूलाज यूज होंगे हम उसकी बात करते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, ये ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा होता क्या है। अनग्रुप डेटा मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई हैं डैश डैश करके, एकदम सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो कई बार 10, 20, 30, 40 इस तरह से वैल्यूज आपको दी गई। ये डेटा कहीं ग्रुप में नहीं है, ये आप देख रहे हो सब डेटा अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद कर रहा है, 10, 20, 30, 40 इस तरह से एक्सेट्रा। तो ये जो डेटा हुआ हमारा वो क्या होगा, अनग्रुप डेटा कहा जाएगा। और इस तरह का डेटा आपको कहीं पे भी दिखाई देगा, मतलब एक सिंगल लाइन में वेक्टर वाइज दिखाई दिया तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो भी डेटा है वो आपका क्या है, अनग्रुप डेटा है। और अनग्रुप डेटा के अंदर दो मेथडें आपको मिलती हैं मीन के अंदर, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। कोई भी मेथड यूज करो मीन का आंसर दोनों का सेम ही आएगा, वो चॉइस आपकी है, डेटा की है कि भाई डेटा कितना कॉम्प्लिकेट आपको दिया गया है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ डेटा ऐसा दिया होता है कि जिसमें शॉर्टकट मेथड बहुत इजी से हम फाइंड कर पाते हैं। कोई मेथड ऐसी होती है कि भाई डायरेक्ट मेथड से सीधा आंसर मिलता हो, जैसे कि ये डेटा एकदम नॉर्मल है तो हम इसके ऊपर डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, तो चलता है। ठीक है, चॉइस आपकी है, बल्कि दोनों के जो आंसर आते हैं एक्स बार के वो तो आपके दोनों के क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर एक्स बार का फॉर्मूला मतलब कि मीन का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा ही था, समेशन एक्स डिवाइड बाय एन होता है। और शॉर्टकट मेथड के अंदर
यहाँ पे आता है x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन d डिवाइड बाय n। अब यहाँ पे दो चीजें आपको नई देखने को मिल रही है, एक है a, दूसरा है d। ठीक है, a हमारा होता है एज्यूम वैल्यू। सपोज कि फॉर एग्जांपल यही डेटा लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह का एक सिंपल अनग्रुप डेटा हमारे पास है। तो इसमें जो a है वो हम क्या करेंगे कि भाई a सिलेक्ट कर लेंगे इसमें। सपोज कि ये हमारी है एज्यूम वैल्यू a इक्वल्स टू 30। अब बात आती है तो d क्या हुआ, d हमारा होता है डिस्क्रिप्टिव डेटा जो हमारा मिलता है x माइनस a। अब ये x क्या है, सारी वैल्यूज ये हमारे x होते हैं, ये x1 है, x2 हो गया, ax3 हो गया जिसको हमने a मान लिया, ये x4, ये x5, ये सारे हमारी वैल्यूज हैं जिसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका क्या करना है, करेंगे यहाँ पे अगर d आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, समेशन d है मतलब सभी का प्लस भी करना पड़ेगा। तो ये होगा दरअसल d1, ये हमारा x1 का d1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो d1 होगा 10 माइनस 30 इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस 20। d2 x2 कितना है 20 माइनस a कितना है 30 माइनस 10। d3 x3 कितना है 30 और d और a भी कितना है 30, तो ये क्या हो गया 0। तो इस तरह से d4 d5 अगर हम फाइंड करें तो 40 माइनस 30, 50 माइनस 30 इक्वल्स टू ये हो जाएंगे 10 और 20। अगर आपने एक और चीज जो आपको सीखनी होती है और एग्जाम्पल आएगा तब भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी भी बता दे रहा हूं, अगर दोनों तरफ की वैल्यूज का इक्वल अगर सेंटर की वैल्यू अगर हम लें तो इन सब का अगर प्लस करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो देख सकते हो -10 है या +10, -20 या +20 एक दूसरे को काट देंगे तो इसका क्या आंसर आएगा, समेशन d इक्वल्स टू हो जाएगा 0। समेशन d इक्वल्स टू 0 यहाँ पे पुट करोगे, डिवाइड बाय जो भी वैल्यू है वो करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 ही है, और a इक्वल्स टू 30। तो इसका a ही हमारा x बार बन जाता है और उसका आंसर आएगा 30। और अगर हम डायरेक्ट मेथड से यूज करें तो क्या करना है, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 डिवाइड बाय n ऑब्जर्वेशन, n कितना है हमारा 5। अगर इसका भी अगर आप प्लस करो 30 60 60 40 150, 150 डिवाइड बाय 5 तो कितना आता है 30। तो आपने देखा इसका भी आंसर 30 आया, इसका भी आंसर 30 आया, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है, कोई चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, तो चॉइस आपकी है कि आप कौन सी मेथड यूज करते हो। ये बात करी हमने अनग्रुप डेटा की। अब बात करते हैं ग्रुप डेटा की। ग्रुप डेटा क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कंटिन्यूअस डेटा नाम सुना होगा, भी वही डेटा है जो कंटिन्यूअस है तो उसको क्या करते हैं, क्लासिकल इंटरवल्स बना देते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी, नया शब्द ग्रुप डेटा के अंदर ऐड होता है फ्रीक्वेंसीज। तो सपोज कि एक ऐसी गेम खेल रहे हैं या ऐसी एग्जाम चल रही है कि जिसके अंदर 20 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट टोटल 30 हैं, इन सभी का 20 मार्क्स आया हुआ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 30 हो गई। एक फिर उसी एग्जाम में 30 मार्क्स लाने वाले 15 जन हैं, 40 मार्क्स लाने वाले 10 जन हैं, और 50 में से 50 लाने वाले क्या हैं, 5 जन हैं। तो ये डेटा क्या हुआ, ये ग्रुप है। 50 मार्क्स लाने वाले टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 5, तो 5 जन का ग्रुप बना, तो ये हो जाता है ग्रुप डेटा आपका। ग्रुप डेटा बेसिकली आप सिंपल भाषा में अगर किसी को समझ में ना ऐसे समझना हो तो यूं समझ लो कि अगर आपको टेबल दिया गया है कुछ इस तरह से x और f करके, मतलब वो ग्रुप डेटा, उसमें ये फॉर्मूलाज लागू नहीं पड़ते, उसमें हमें ये वाले फॉर्मूलाज यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको कुछ इस तरह का टेबल दिखाई दे, मैं आपको एग्जांपल्स भी कराऊंगा आज, अभी के लेक्चर में तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है और क्या फॉर्मूला यूज करेंगे उसी की बात होगी। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपको टेबल दिखाई दे, साधारण एकदम सिंपल भाषा में बोलो तो वो ग्रुप डेटा की बात कर रहा है, और ग्रुप डेटा के अंदर आपको ये वाले फॉर्मूलाज यूज करने पड़ते हैं।
उसी में सेम टू सेम 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं ग्रुप फॉर्मूलाज, चॉइस आपकी है, दोनों के आंसर सेम ही आएंगे जैसा मैंने पहले बोला वैसे। डायरेक्ट मेथड के अंदर x बार इक्वल्स टू आपको मिलता है समेशन fx डिवाइड बाय n। अब ग्रुप डेटा का एक प्लस पॉइंट ये होता है कि इसके अंदर आपको टेबल बनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो समेशन दिया है बट किसका, f मल्टीप्लाई विथ x का, मतलब x जो होगा उसके साथ f का मल्टीप्लिकेशन करके आपको नीचे fx भी बनाना पड़ेगा। ये भी मैं आपको कराऊंगा सर, एग्जांपल्स भी हम करने ही वाले हैं, हार्ड एग्जांपल भी होंगे, इजी एग्जांपल भी होंगे। यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में मतलब अभी तक जितनी भी एग्जाम हुई है उसके अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए वो भी होंगे, सब कुछ हम एक बाय स्टेप करते रहेंगे। शॉर्टकट मेथड के अंदर सेम प्रोसेस a प्लस समेशन एफ टी डिवाइड बाय n, सेम टू सेम, एफ भी वही है, डी फाइंड करना है तो x माइनस ए, और कैपिटल है तो आपको पता ही है एज्यूम वैल्यू होती है, कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हो। तो ये ऑल ओवर है हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन फाइंड करने के मेन फॉर्मूलेज। इसके अंदर फिर क्लासिकल इंटरवल्स भी आते हैं, ठीक है, ग्रुप डेटा के अंदर क्लासिकल इंटरवल्स भी आते हैं, उसका भी मैं बता दूं। उसका याद रखना हो तो सिंपल क्या है, क्लासिकल इंटरवल्स आया तो आपको मल्टीप्लाई विथ सी करना पड़ता है और यहाँ पे डिवाइड बाय सी करना पड़ता है। सी क्या है, क्लासिकल इंटरवल्स। अब क्लासिकल इंटरवल्स क्या होते हैं वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब बारी आ रही है इंटरवल्स बनाने की, मतलब क्लास बनाने की, क्योंकि 0 to 10 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट 5 है, 10 to 20 के बीच में मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट 10 है, 20 to 30 के बीच में मार्क्स लाने वाले टोटल स्टूडेंट 15 है, और 30 to 40 के बीच में मार्क्स लाने वाले टोटल स्टूडेंट 9 है। तो ये जो आप देख रहे हो इसको बोला जाता है क्लास। और अब इसके अंदर जो हम यहाँ पे क्लासिकल इंटरवल्स में यही सेम मेथड, यही पूरी मेथड होती है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई विथ सी कर दो तो ये भी क्लासिकल इंटरवल्स का एग्जांपल बन जाता है। अब यहाँ पे क्या है, ये तो सेम ही है सब कुछ सी, बस फर्क क्या पड़ रहा है ये सी का। तो सी होता क्या है, ये होता है दो क्लास के बीच में डिफरेंस कितना है, इस तरह से या इस तरह से, जिससे भी गुण। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि हमेशा क्लासेस जो हैं वो इस तरह से मेजर करिए कि भाई अपर लिमिट्स, दोनों क्लास की अपर लिमिट्स के बीच में या लोअर लिमिट्स के बीच में डिफरेंस कितना है वो याद रखो तो और बेटर है, क्योंकि कई बार क्या बोलते हैं अनकॉमन डेटा भी होता है, जैसे कि यहाँ पे 9 हो, यहाँ पे 10 हो, यहाँ पे फिर 19 हो, यहाँ पे 20 हो, इस तरह से भी हो सकता है। ये हमारा क्या होता है कि भाई अनग्रुप डेटाज होते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, मिक्स डेटा भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो उसके भी एग्जांपल्स करेंगे, बट अगर क्लासिकल इंटरवल्स आपको लेना हो कि भाई दोनों के बीच में कितना गैप है, तो 20 माइनस 10 करोगे तो आपका c इक्वल्स टू आया यहाँ पे 10। तो आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ क्या कर देना है, 10 कर देना है। तो ये थे पूरे के पूरे सारे फॉर्मूलाज आपके मेजर ऑफ मीन के, मतलब मीन अगर आपको फाइंड करना हो तो कौन से फॉर्मूलाज आप यूज कर सकते हो उसका यहाँ पे डेटा दिया गया है, ठीक है। और हमारे लेक्चर्स 20 मिनट्स के या फिर 15 मिनट्स के ही होंगे, जितना हो सके उतना मैं वीडियोस को छोटा रखने की ट्राई करूंगा ताकि सभी को अच्छे से थोड़ा टाइम निकाल के भी वो अच्छे से स्टैटिस्टिक्स समझ पाए और अच्छे मार्क्स ला पाए, ठीक है। थैंक यू।